नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। एक तरफ एनडीए और महागठबंधन के झगड़े सामने आ रहे हैं, उनमें शामिल पार्टियों के बीच के झगड़े सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वो अलग से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अब तक चुनाव प्रबंधक के रूप में जाने जाते थे, चुनाव विश्लेषक के रूप में भी जाने जाते थे। कई चुनावों का प्रबंधन किया उन्होंने, जैसे कि 2014 में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रबंधन किया उन्होंने, जिसमें पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने कई चुनावों का प्रबंधन किया। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए किया, पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए किया, और दक्षिण में भी कई लोगों के लिए किया। तो ये तो बहुत साफ है कि जिन चुनावों का प्रबंधन उन्होंने किया उसमें जिनके साथ वो थे वो जीते। लेकिन अब जो है स्थिति बिल्कुल अलग है। प्रशांत किशोर एक पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा के चुनाव में उतर पड़े हैं, और वो एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जो कि 2013 और 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अख्तियार किया था। याद कीजिए 2013-2014 की दिल्ली को, जब यहाँ भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, जब रोजगार जरा बड़ा मुद्दा था, बिजली के बिल बहुत बड़ा मुद्दा था, इन सब चीज़ों को मुद्दा बना करके अरविंद केजरीवाल ने सत्ता को हासिल कर लिया था। और इसके पीछे एक काम उन्होंने और किया था कि जिन लोगों पर किसी तरह का आरोप नहीं था, जिनकी छवि बेदाग थी, उन लोगों को उम्मीदवार बनाया था। लोकसभा चुनाव 2014 में तो उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन 2013 में वो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आए थे। 2 महीने बाद ही उनकी सरकार चली गई थी, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन पर टिकी हुई सरकार थी और शायद अरविंद उसको चलाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब 2015 में विधानसभाओं के चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली की लगभग सारी सीटें मिल गई। सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। ये वो कांग्रेस जो 2013 तक सत्ता में थी और शीला दीक्षित जैसी एक काबिल नेता मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और एकदम कांग्रेस का सफाया हो गया 2015 में। अब जो प्रशांत किशोर चल रहे हैं चाल, उसमें कहीं ना कहीं से ये दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरह वो एक अलग छवि और एक अलग एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि पहली सूची में उन्होंने जो अपने 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जिनका नाम सुनकर भी आश्चर्य हो रहा है कि कैसे वो चुनाव के लिए तैयार हो गए। इनमें एक केसी सिन्हा हैं, वो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, गणितज्ञ हैं, और स्कूलों में उनकी लिखी हुई अनेक किताबें जो हैं वो टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। वैसे ही वाई.बी. गिरी जो हैं वो पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अनिल कुमार राय भी एक उनके उम्मीदवार हैं, डॉक्टर हैं। तो ये फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है जिनको वो चुन करके ला रहे हैं। तो क्या वो एक सचमुच नई राजनीति की शुरुआत बिहार में कर पाएंगे? क्या वो ऐसे बदलाव बिहार में ला पाएंगे जो बदलाव, जिस तरह का राजनीतिक बदलाव जो है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लेकर आए थे? बाद में उन पर बहुत तरह के आरोप लगे और पिछला चुनाव वो हार भी गए दिल्ली में, लेकिन कुल मिलाकर 10 वर्षों तक करीब वो मुख्यमंत्री रहे, और उनकी राजनीतिक स्थिति जो है बहुत अच्छी थी। अभी भी उनकी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है दिल्ली में। तो क्या प्रशांत किशोर भी ऐसा ही कोई खेल कर देंगे? क्योंकि जो उम्मीदवारों का चेहरा उनकी तरफ से सामने आ रहा है वो बड़े ही अलग तरह के चेहरे हैं। देखिए, बिहार में 4-5 बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आम लोगों का और जो युवा वर्ग है उसका ध्यान जो है बहुत तेज़ी से जाता है। और ये जो चीज़ें हैं इनमें एक तो भ्रष्टाचार है, बिहार में एकदम सामान्य हो गया है। कोई भी काम कराने जाएं आप,
अगर आप घूस देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपके सामने कई तरह की मुश्किलें आ जाती हैं। रोज़गार वहाँ है नहीं क्योंकि उद्योग लगे नहीं, और इसलिए वहाँ के जो युवक हैं मजदूरी करने के लिए या छोटे मोटे काम करने के लिए देश भर में चले जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि अभी छठ, दिवाली और छठ का जो त्यौहार आने वाला है, उस पर रेलवे ने घोषणा की है कि बिहार में 12,000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। यानी आप सोचिए कि देश भर से कितने बिहारी लोग लौट करके और बिहार आएंगे दिवाली और छठ के मौके पर। यानी 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग जो हैं बाहर के राज्यों में काम करते हैं। और तो इनके सामने जो एक मुद्दा प्रशांत किशोर रख रहे हैं कि औद्योगिकरण करेंगे और उसके साथ साथ जो है ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोगों को रोज़गार मिले। हालांकि उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है जैसे तेजस्वी यादव ने कर दी है, आरजेडी के सुप्रीमो बन चुके हैं अब वो, कि हर घर से एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर रोज़गार की बात बहुत ठोस ढंग से कह रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, और उनके पास उसकी योजना भी दिखाई देती है। उसी तरह से बिहार से बड़ी संख्या में छात्र जो हैं पढ़ने के लिए उधर दक्षिण में केरल तक, चेन्नई तक, बेंगलोर तक, हैदराबाद तक, पुणे तक, इधर भोपाल में, दिल्ली में, सभी जगह आप जाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि बड़ी संख्या में बिहारी छात्र जो हैं वो आ रहे हैं। और इसलिए कि बिहार के जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनमें पढ़ाई का स्तर जो है वो गिर गया है। प्राइवेट विश्वविद्यालय उतनी बड़ी संख्या में खुले नहीं हैं, और प्रशांत कह रहे हैं कि हम इनको ठीक कर देंगे। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि प्रशांत जिस तरह से टिकट बांट रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है। चूँकि बिहार को कहा जाता है कि ये यहाँ वोट जो है वो जाति के आधार पर बटा हुआ है। अब जैसे कि आरजेडी गठबंधन जो है मुख्यतः MY यानी यादव और मुस्लिम समीकरण पर चलता है। JDU और बीजेपी का जो गठबंधन है NDA, उसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है और अति दलित वर्ग है और उसके साथ सवर्ण जुड़ गए हैं वो हैं। अब इनके बीच से रास्ता कैसे निकालेंगे प्रशांत किशोर? उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया है कि जिसकी जितनी आबादी है लगभग उसी हिसाब से हम टिकट बांटेंगे, यानी आबादी के हिसाब से टिकट देना वो देंगे। और उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अब मैं सरसरी निगाह से आपको सिर्फ एक बार ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो पहले राउंड के टिकट की घोषणा की है उसमें उन्होंने करीब 17% मुसलमानों को दिया है, OBC को 14% दिया है, सामान्य वर्ग को 12% दिया है, महिलाओं को 10% दिया है, और अन्य लोग जो हैं उनको 6% दिया है। मैं OBC नहीं EBC को 14% दिया है, यानी अति पिछड़ा वर्ग। तो ये पूरा का पूरा गणित जो है वो ये साफ बताता है कि एक तरफ प्रशांत इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बिहार में जातीय जो एक संरचना है वो अभी भी बनी हुई है और उसको एकदम से तोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ एक बात और बताने की ज़रूरत है कि 2015 में JDU के चुनाव अभियान का संचालन, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव अभियान का संचालन जो था वो प्रशांत किशोर के हाथों में था, और प्रशांत किशोर ने ही पूरी रणनीति बनाई थी। तो बिहार को वो इस तरह से भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक तरफ ईमानदार लोगों को सामने ला रहे हैं, दूसरी तरफ जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, इसको भी ध्यान दे रहे हैं, महिला समीकरण, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और इससे एक अंदाज़ा तो ये लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने नीति अपनाई थी लगभग उसी तरह की नीति वो भी अपना रहे हैं, और उनकी नीति का जो प्रशांत किशोर की नीति का भी एक नतीजा तो सामने दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो है उनके प्रति आकर्षित दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम चलते चलते बाकी गठबंधनों की बात करें तो ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी सीटों का बंटवारा पूरा नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर अपने पहले राउंड के करीब 51 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं।
एनडीए जो है वो यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अभी फाइनल नहीं कर पाया है। वहाँ चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि उनको ज़्यादा सीटें चाहिए, जीतन राम मांझी भी अड़े हुए हैं कि ज़्यादा सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा भी अड़े हुए हैं कि ज़्यादा सीटें चाहिए। दूसरी तरफ महागठबंधन जो है जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ वामपंथी दल भी हैं, वहाँ भी मामला फंसा हुआ है। वामपंथी दल ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और उसके अलावा जो उनके साथ वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी इस बार गई है, वो भी ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है, तो वहाँ भी अटका हुआ है। बहरहाल प्रशांत किशोर पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर किसी तरह से एक बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं तो देश की राजनीति पर इसका असर जो है वो भी पड़ सकता है और बदलाव की एक शुरुआत हो सकती है। यहाँ हम जिक्र कर दें कि 2013 में 12-13 में जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था और उसके बाद चुनाव लड़े थे, तो 13 में वो जीते। हालांकि पूर्ण बहुमत उनको नहीं मिला था, बहुमत से पीछे छूट गए थे और कांग्रेस के साथ सरकार बनी थी जो 2-2.5 महीने के बाद ही गिर भी गई। लेकिन उसी धक्के में बीजेपी सत्ता में आ गई और बहुमत के साथ आई, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो अब अगर बिहार में ऐसी कोई शुरुआत होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, 2029 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है वहाँ भी पड़ सकता है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी शक्ति नहीं है बिहार में। हालांकि आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पर उनका इम्पैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी घोषणा की है, उनका भी इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दूं कि सत्य हिंदी का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कृपा करके उसको कर लीजिए। कमेंट में आकर अपनी राय बताइए और आप हमारी राय से सहमत नहीं हैं तो भी उस आप लिख सकते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। और बेल आइकन को दबा करके निश्चित हो जाइए कि हमारे सभी कार्यक्रमों की जल्दी से जल्दी सूचना आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.